सुधा जी, जो अभी थोड़ी देर पहले अपने बच्चों की बातें सुनकर एक बेजान से निडाल होकर बिस्तर पर गिर पड़ी थी, उसमें अचानक से पता नहीं कैसी ऊर्जा का संचार हुआ कि बेसुध पड़ी सुधा जी एकदम से उठ खड़ी हुई और सीधे वकील के पास पहुंच गई। वकील की बातों से उनकी हिम्मत और भी बढ़ गई थी। उनकी हमेशा आंसू बहाने वाली आंखों में एक नई चमक सी आ गई थी और वह वकील के साथ सीधे अपने घर पहुंची तो बेटे बहू और उनकी विधवा बेटी माँ को वकील के साथ देखते ही चौंक पड़े। एक पल को तो उन्हें लगा कि शायद रात माँ ने हमारी सारी बातें सुन ली थी, लेकिन दूसरे ही पल सोचने लगे कि माँ हमारी बातें कैसे सुनी होगी, क्योंकि हमने तो माँ को। सुधा जी का बेटा बड़ी विनम्रता से बोला, माँ यह क्या है? तीनों ने जैसे ही माँ का फैसला सुना तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। तो उनकी बहू प्रिया तमतमाकर बोली, यह सब क्या है माँ जी? मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अरे 2 वक्त की रोटी देती हूँ, उसे खाकर चुपचाप इस घर में पड़ी नहीं सकती। तो सुधा जी ने खींचकर एक तमाचा अपनी बहू के गाल पर जड़ दिया। एक ही थप्पड़ से पिया सकाकर एक तरफ खड़ी हो गई। क्या लगा था तुम्हें कि पति के जाने के बाद मैं कोई कमजोर और अबला नारी बन गई हूँ? मैं भी देखती हूँ मुझे यह फैसला लेने से कौन रोकता है। पर माँ, हम लोग तो आपकी इतनी देखभाल, आपका इतना ख्याल रखते हैं, फिर भी। रमन आंखें चुराता हुआ बोला, बेटा अगर तुमने मेरी देखभाल की होती तो आज यह नौबत आती ही नहीं। कहते कहते सुधा जी की आंखों में आंसू आ गए। उस दिन सुधा जी की तबीयत बहुत खराब थी और बहू मन ही मन बोल रही थी, मेरे बीमार होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। बस यही सोचते सोचते उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। इसकी वजह शायद कहीं ना कहीं उसकी बहू बेटे का उनको तवज्जो ना देना था। रात को सुधा जी को सर्दी की वजह से ऐसी छींकें शुरू हुई कि बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। सुधा जी ने सर पर बाम लगाई, रसोई में जाकर देखा तो खाने के लिए कुछ नहीं था। बहू बेटे पार्टी में गए हुए थे, लेकिन एक बार भी दोनों ने यह नहीं सोचा कि बीमार माँ है तो उसके लिए कम से कम 2 रोटी ही बनाकर रखा जाए। उन्होंने अपने लिए जैसे तैसे 2 चपाती बनाई और सुबह की सब्जी फ्रिज में से निकाल कर गर्म की और खाना खाया। खाली पेट सुधा जी को गैस की प्रॉब्लम होती थी, इसीलिए ना चाहते हुए भी उन्हें थोड़ा बहुत खाना पड़ा था। लगातार छींकें आने से उनका सिर दर्द के साथ साथ शरीर भी बहुत दुख रहा था। काम करने का मन भी नहीं कर रहा था। अब हड्डियों में इतनी शक्ति नहीं रह गई थी। बहू बेटे रात को किसी पार्टी से होकर आए तो सुधा जी के सिर पर पट्टी बांधे देखा तो बहू तो कुछ नहीं बोली और उनकी तरफ मुंह टेढ़ा करके निकल गई। पर बेटे ने पूछा, क्या हुआ माँ? कुछ नहीं बेटा, बस छींकें आने लगी हैं तो सिर में बहुत दर्द हो रहा है और बदन भी दुख रहा है। सर दर्द की दवाई दे दूँ आपको? बेटे की औपचारिकता निभाते हुए सुधा जी बोली, बाम लगा ली है बेटा, थोड़ी देर में आराम आ जाएगा। सुधा जी की बात सुनकर बेटा मानो निश्चित हो गया और सोने की तैयारी करने चला गया। जाकर उसने अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। बहू ने किचन में जाकर अपने और बेटे के लिए कॉफी बनाई और सीधे कमरे में घुस गई। उसने सुधा जी से एक बार भी पूछा नहीं कि आपके लिए भी चाय बना दूं या सिर दबा दूं। सुधा जी सोने की कोशिश कर रही थी पर उन्हें नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि दर्द से सिर फटा जा रहा था। उन्हें लग रहा था कि कोई उनका सिर जोर से दबा दे तो उन्हें आराम मिले, पर कौन दबाए? उनके बीमार होने से किसी को फर्क नहीं पड़ता था। सुधा जी कुछ पलों के लिए अतीत की यादों में खो गई। मौसम के बदलते ही अक्सर सुधा जी को सर्दी जुकाम की शिकायत हो जाती थी। कभी कभी तो इसकी वजह से बुखार भी आ जाता था। सुधा जी के पति उनकी बीमारी से भली भांति परिचित थे। जैसे ही सुधा जी को छींक आती और उनका सर और बदन का दर्द बढ़ जाता
तो वह उन्हें प्यार से सर पर बाम लगाते, फिर अदरक वाली गर्मा गर्म चाय पिलाते, उन्हें कोई काम नहीं करने देते, यहाँ तक कि सुबह को भी सुधा जी को उठने नहीं देते थे। अपना नाश्ता बनाकर खा लेते और उनका बनाकर रख देते, फिर ऑफिस के लिए निकल जाते थे। सुधा जी सुबह देर से उठती तो उनकी हालत में सुधार आ जाता, फिर वह धीरे धीरे घर के काम वाले की मदद से कर लेती थी। दरअसल सुधा जी शुरू से ऐसी नहीं थी, बहुत स्ट्रांग थी, पर शादी के बाद ससुराल की जिम्मेदारियां उनके कंधे पर आन पड़ी थी। सास ससुर का सारा काम और ननद का आए दिन मायके में पसरे रहना कहीं ना कहीं सुधा जी के स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा था। वैसे तो उनके पति उनकी बहुत परवाह करते थे, पर घर वालों के व्यवहार के आगे वह कुछ नहीं कर पाते थे। वक्त गुजरता गया, सुधा जी एक बेटे की मां बन गई। अपने स्वास्थ्य की कुर्बानी देकर बेटे को भी उन्होंने बड़े नामों से पाला। बेटा बड़ा हो गया और नौकरी के लिए दूसरे शहर चला गया। सास ससुर भी अब नहीं रहे। सुधा जी बहुत कमज़ोर हो गई थी, उनकी इम्यूनिटी पावर बहुत कम हो गई थी। ज़रा सा मौसम बदला नहीं कि वह बीमार पड़ जाती थी। कारण यही था कि उन्होंने कभी अपने खान पान पर ना कभी अपनी सेहत पर ध्यान रखा। अब उनके पति उनका बहुत ध्यान रखते थे। ऐसे ही एक दिन सर्दी की वजह से सुधा जी की तबीयत ठीक नहीं थी, उनके शरीर में बहुत दर्द था। उनके पति ऑफिस से आए तो वह उनके लिए चाय बनाने लगे, पर पति ने किचन में आकर उनका हाथ पकड़ लिया और कहा, सुधा तुम जाओ आराम करो, मैं चाय बना लूँगा। तो सुधा जी जाकर बिस्तर पर लेट गई। पति गर्मा गर्म अदरक वाली चाय और नाश्ता बनाकर लाए और प्यार से उन्हें पिलाई भी। पति ऑफिस से थक कर आए, फिर भी उन्होंने उनके लिए चाय बनाई। यह सोचकर सुधा जी की आंखों में आंसू आ गए और पति से बोली, आप मेरी इतनी परवाह मत किया करो, मेरी आदतें खराब हो जाएंगी। अगर कल को कोई मुझे नहीं पूछेगा तो फिर मैं क्या करूँगी। मेरे होते हुए कभी भी यह बात मन में भी नहीं लाना। मैं हूँ ना तुम्हारी फिक्र करने के लिए, फिर तुम्हें किस बात की चिंता। सुधा जी के पति उन्हें बाहों में भरते हुए बोले तो सुधा जी भी पति की बाहों में आकर जैसे निश्चित हो गई थी। पर शायद सुधा जी के नसीब में पति की फिक्र, उनका प्यार ज़्यादा दिनों तक नहीं था। एक दिन हृदय गति रुक जाने से वह उन्हें हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। सुधा जी एकदम अकेली हो गई, बस उनकी यादों के साथ जी रही थी। बेटे की शादी कर दी और उनके साथ रहने चली गई, यह सोचकर कि सबसे साथ रहूंगी तो शायद पति की यादें उसे कम सताएंगी। पर अब तो उन्हें और ज़्यादा उनकी याद आने लगी। जब भी उनकी तबीयत खराब होती तो वह अकेले में बैठकर पति को याद कर बहुत रोती और यही कहती, एक आप ही थे जिसे मेरी फिक्र थी। आपके जाने के बाद अब मेरी कोई फिक्र नहीं करता। मुझे आप अपने पास बुला लो, आपके बिना अब मेरा मन नहीं लगता। बेटी भी शादी के बाद अपने घर बार की हो गई थी, उसका भी परिवार था। वह भी कब तक यहाँ आकर माँ की देखभाल करती। एक दिन घर के बरामदे से गुजरते हुए सुधा जी के कदम ठिठक गए। बहू के फुसफुसाने की आवाज़ सुनी तो उसमें भी उनकी चर्चा थी। सुनो, हमारे इस राज के बारे में किसी को अभी तक पता नहीं चला है। माँ को भी आज तक यही लगता है कि हमने किसी दूसरे सरकारी कागजात पर उनके साइन लिए हैं। बस रेनू को इस बात का पता ना चले। प्रिया की बात सुन सुधा जी का कलेजा बैठ गया। अभी अपने आप को संभालती कि बेटे रमन की आवाज़ आई, माँ ने ही मुझे मजबूर किया है यह सब करने के लिए। मानता हूँ घर बाबूजी ने बनवाए माँ के नाम से थे, लेकिन रेनू को दूसरा घर देने की बात से उन्होंने मुझे मजबूर किया यह सब करने के लिए। पता चले तो चले, अगर माँ ज़्यादा जिद करेंगी तो मैं रेनू को हिस्सा वाला घर बेच दूंगा। बेटे की बात सुनकर सुधा जी की आंखों से निर्जर नीर बहने लगे। ऐसा लगा जैसे भारी सा पत्थर उनके सीने पर रख दिया हो। सांस रुकने ही सी लगी। भागकर
पानी का गिलास उठाया और 2 घुट पीकर कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर बिस्तर पर निडाल होकर गिर पड़ी। और सुधा जी को जब भी यह घर बन रहे थे, घर को नहीं सपनों को खड़े होते देख रही थी। हम दोनों दूसरे घर की छत के लिए पैसा खत्म हो गया तो पिता की तरफ से मिला बड़ा जमीन का टुकड़ा और सारे गहने बेच दिए। पति से इतनी याचना जरूर की कि अगर 2 घर आप बनवा रहे हैं तो एक घर में बेटी का भी हिस्सा होना चाहिए। मैं नहीं चाहती शादी के बाद बेटी को यह घर पराया सा लगे। जैसे मेरे पिता ने अपने ज़मीन में हम 4 भाई बहनों को अधिकार दिया, वैसे ही मैं चाहती हूँ कि हमारी बेटी को भी यह सम्मान और अधिकार मिले। पत्नी की बात सुन सुदेश जी बोल पड़े, बिल्कुल सुधा, इसीलिए तो मैं 2 घर बनवा रहा हूँ। छोटे ही सही पर अपनी बेटी का इसमें हिस्सा होगा। मैं रहूँ ना रहूँ, तुम्हें ध्यान रखना होगा कि हमारी बेटी को भी उसका हिस्सा मिले। भगवान न करे कल को अगर हमारी बेटी के साथ कुछ ऊंच नीच हो जाए तो उसे कहीं भटकना ना पड़े। इसीलिए मैं अलग से बेटी के लिए घर बनवा रहा हूँ। उसके बाद कितना पैसा रुपया आया, लेकिन सुदेश जी उस जमीन गहने के पैसे के लिए हमेशा पत्नी को कृतज्ञ भेंट करते रहे। आज उस खूबसूरत याद को याद कर सुधा जी की आंखों से आंसू बहने लगे। बेटा और बेटी दोनों के अधिकार बराबर होते हैं, यह ज़माने में उनके पिता ने बताया और दिखाया था, लेकिन आज उनका ही नाते सारे संस्कार को डुबोने को तैयार नहीं। ये मैं नहीं होने दूंगी। रमन ने कहकर मांगा होता तो शायद मैं खुशी खुशी बेटी का अधिकार भी उसे सौंप देती, लेकिन यह शल अब और कमज़ोर नहीं बनूंगी। अपने आंसू पोंछ वह खड़ी हुई। तुरंत वकील साहब को फ़ोन कर घर बुला लिया, साथ में बेटी रेनू को भी बुलाया। माँ, वकील साहब को क्यों बुलाया है? रमन ने माँ के साथ वकील को देखकर पूछा। तभी रेनू भी आ गई। तुम्हारी गलती सुधारने के लिए बेटा। शायद तुम्हें नहीं पता, यह घर सिर्फ मेरे नाम से नहीं है। इसे बनवाने में मैंने अपने पति के साथ एक एक ईंट अपने हाथ से धरा है। इन घरों में मैंने अपना सारा स्त्री धन भी लगाया है। इन घर पर अधिकार मेरे दोनों बच्चों का होगा, लेकिन वह भी तब जब मैं इस दुनिया में ना रहूं। पता चला मुझे कि तुमने मुझसे धोखे से मकान के कागज पर साइन करवाया है। माँ की बात सुनकर रमन हाथ से हाथ मलने लगा, घबराहट में पैर कांपने लगे। तभी प्रिया ने उसके पास आकर पैर दे मारा तो रमन पालतू तोते सा बोलने लगा, तो क्या गलत किया मैंने? रेनू के पास क्या उसका घर नहीं है? उसका पति उसके लिए अच्छी खासी रकम छोड़कर गया है। उसकी सरकारी पोस्ट पर अच्छी खासी नौकरी कर रही है। उसने ही कहा था ना कि उसके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। यह घर पापा ने बनवाए हैं और पिता के घर पर सिर्फ बेटों का हक होता है। हमारे साथ अन्याय करके हमें किस बात की सज़ा दे रही हो माँ? किसने कहा? और तुमने जो किया उसके लिए तुम्हें सज़ा हो सकती है, लेकिन माँ हूँ ऐसा कुछ नहीं करूँगी जिससे तुम पति पत्नी तकलीफ़ में आओ, लेकिन अपनी बेटी के साथ अन्याय भी नहीं करूँगी। हाँ वकील साहब, आप जैसे ही वसीयत बनाइए जैसा मैंने आपको कहा। जब तक हूँ तब तक यह घर मेरे नाम, और जब ना रहूँ यह घर मेरे दोनों बच्चों के होंगे। जिसे यह वसीयत मंजूर नहीं उसके लिए इस घर में जगह नहीं। माँ का ऐसा शब्द रूप देखकर रेनू और रमन दोनों हैरान थे। वकील चले गए तो प्रिया ने अपनी कड़वी जुबान खोली। अरे आपकी बेटी विधवा हो गई तो क्या हमारे सिर पर बैठेगी आकर? अरे हमारा भी हक छीन ले कर क्या हमसे? हाँ माँ, नेहा सही बोल रही है। और माँ जी, आपने एक बार नहीं सोचा कि क्या रेनू आएगी आपकी सेवा करने यहाँ? जब आपको ज़रूरत होगी तब हम ही काम आएंगे और तब हमें ही कर्तव्य का पाठ पढ़ाया जाएगा समाज के द्वारा। अब तो मैं कह देती हूँ, आपकी कोई जिम्मेदारी मेरी नहीं। अभी तक रेनू चुपचाप देख और सुन रही थी। गुस्से में उसका माथा ठनक उठा और जोर से बोली, भाभी, मम्मी को अभी तक मैंने बीच में काटा नहीं, चुपचाप सुन रही थी। लेकिन आज कह देती हूँ, कर्तव्य मेरा भी होगा। यह कहूँ मेरा ही होगा।
जो अधिकार और सम्मान माँ ने दिया उसे वापस करती हूँ आपको। उसके बाद भी माँ की सेवा और देखरेख की जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। मैंने देखा है अपनी माँ को अपने माता पिता की जिम्मेदारियों को वहन करते हुए। और भैया आप कहिए क्या ले जाऊं मैं माँ को अपने साथ? और इस समय माँ की सुगंध की इस मकान की एक भी ईंट को हाथ ना लगाऊंगी। बहन की बात सुनकर रमन का सिर शर्म से झुक गया और छोटी बहन के सामने जाकर माँ के पैरों में गिर गया। तभी प्रिया चिल्लाते हुए बोली, बंद कर अपना यह नाटक। जब कुछ चाहिए ही नहीं तो फिर लालची लोमड़ी की तरह क्यों दौड़ी चली आई? तुझे हक चाहिए ना, अभी देती हूँ तुझे तेरा हक। और प्रिया ने रेनू के बाल पकड़कर उसका सिर दीवार में दे मारा। बहू होश में तो हो। तभी राघव ने खींचकर 2 तमाचे अपनी पत्नी के गाल पर खींच दिए। खबरदार अगर मेरी बहन को हाथ लगाया तो। राघव क्या हो गया है आपको? आप मुझ पर हाथ उठा रहे हो? हाँ, काश यही हाथ मैंने बहुत पहले उठाया होता तो आज यह नौबत नहीं आती। तुम्हारी वजह से मैं अपनी माँ बहन से दूर हो गया और उनके साथ अब अन्याय करने वाला था, लेकिन अब नहीं। माफ़ी मांगो प्रिया। सुना नहीं तुमने मैंने क्या कहा? माँ से माफ़ी मांगो वरना वह रहा दरवाज़ा तुम जा सकती हो। मुझे माफ़ कर दो माँ। जाने कैसे भ्रम में फंस गया था। अपने 2 रिश्तों को दांव पर लगाने चला था। आज फिर आपने मुझे बड़ी गलती करने से रोक लिया। माँ कहीं नहीं जाइए। और रेनू तू भी मुझे माफ़ कर दे। कैसा लुटेरा बाई बन बैठा था मैं, जो संपत्ति के लिए बहन के प्यार को बुलाने चला था। माँ ने बेटे के सिर पर हाथ फिरा दिया। रमन जानता है, अभी कुछ दिन पहले मैंने अपने मन की बात रेनू को कही थी, लेकिन उसने हिस्सा लेने से मना कर दिया था कि माँ मेरे पास ईश्वर का दिया सब कुछ है, संपत्ति में हिस्सा लेकर क्या करूँगी? आप सब कुछ भैया के नाम कर दो। जानता है कुछ दिनों में ही वकील को बुलाने वाली थी। तुमने मुझे यह सब करने को मजबूर कर दिया मेरे बेटे। रमन का सिर झुक गया। आंखों से आंसू बहकर माँ के पैरों में गिरकर अपने गुनाह की माफ़ी की अर्जी लगा रहा था तो माँ ने बेटे को सीने से लगा लिया। वह जानती थी कि बेटे का प्रायश्चित सच्चा है। अच्छा अब बस बेटा, मैं नहीं, रेनू ने माँ को छेड़ते हुए कहा। तो दोनों ने अपने हाथ फैला दिए। रेनू छोटी बच्ची सी उनके गोद में समा गई। प्रिया खै बिल्ली सी किनारे खड़ी थी और आगे बढ़कर उसने भी तीनों से माफ़ी मांगी। भाभी आज आई हूँ तो आपके हाथ की दाल वाली पूरी और शाही पनीर खाकर ही जाऊंगी। आपसे अच्छा कोई नहीं बनाता, यहाँ तक कि माँ भी नहीं। उसकी बात सुन प्रिया खिलखिला पड़ी। बस इसी तलाश में तो थी वह। हाँ अभी बनाती हूँ, बच्चों के लिए भी लेकर जाना। और हाँ, पहले अच्छी सी अदरक वाली चाय बनाती हूँ। रेनू ने रसोई में जाकर भाभी को गले लगा लिया। भाभी जानती हूँ भैया कुछ आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, लेकिन आप मुझे लेकर निश्चित रहिए, मेरी तरफ से कोई तकलीफ नहीं होगी आपको। भाभी रेनू की बात सुन प्रिया रो पड़ी। ननद को गले लगा लिया। मुंह से सिर्फ इतना ही निकला, आप सब मुझे माफ़ कर दीजिए। कितने महीनों बाद घर का आंगन फिर से खिलखिला उठा। रसोई से उठते पकवानों की खुशबू से पूरा घर महक उठा। भाई बहन के पांव थक नहीं रहे थे। सुधा जी दोनों बच्चों के साथ बैठी घर की छत को निहार रही थी, जैसे वही कहीं पति की मूरत हो। मन ही मन कह रही थी, आज भी ये घर घर ही रहा, हमारे सपनों, हमारे अपनों, हमारे अरमानों के घर, जिसका तिनका तिनका हमने बनाया था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।